नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति में आपका स्वागत है। हम अभी कहानी में इस तौर पे पहुंच रहे हैं कि गोबर कहाँ और कहाँ गया था, क्यों गया था, कहाँ गया था, कैसे गया था, सब कुछ। तो भाग 13 में हम गोबर की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। गोबर अंधेरे ही मुँह उठा, कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुक्त कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथ से विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई, बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नाती ने कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा ही तो था बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख ले तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है। हंसी हुई तुम्हारे और तुम्हारे आदमी की, जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है। फिर ये अभी लड़की है, अबोध, अल्लड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते को राम राम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वो पढ़ेगा नहीं, उसे सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका जो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की ढो में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया। 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में आ पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदि नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई, लोहार, बेलदार, खाट बुनने वाले, टोकरी ढोने वाले, संगतरार सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिला जाता है, और उसके हाथ तो कोई और औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। कोई उसे क्यों रखने लगा, बिना औजार के उसे कौन पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौट रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे, जिसको कोई पूछतर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्ज़ा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज़ में कहा, जिसको 6 आने रोज़ पर काम करना हो वो मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिल जाएगी। 10 बज राजो और बढ़इयों को छोड़कर सब के सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटेहालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्ज़ा थे, कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भूखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़े हो। एक बूढ़े ने मिर्ज़ा से पूछा, कौन काम करता है मालिक। मिर्ज़ा ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना, यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज़ दे रहा है। सन की तो नहीं है कोई। बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाता है। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं कर रहा। यहाँ से घर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं, तो कौन इसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आँख मिचोली, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेश नहीं दे दे। ऐसे जक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ कर ले, कर खा लूँगा। मिर्ज़ा ने झट 6 आने उसके हाथ में रख दी और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशनी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्ज़ा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी ज़मीन ले रखी है। मजूरी ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ, उसके अंदर केवल छोटी सी फूस की झोपड़ी, जिसमें 3-4 कुर्सियाँ थी, एक मेज़, थोड़ी सी किताबें मेज़ पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम, नींबू, अमृत के पौधे लगे हुए, दूसरी तरफ फूल। बड़ा इसी परती था। मिर्ज़ा ने सबको कतार में खड़ा करके पहले ही मजदूरी बांट दी। अब किसी को उसके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर ऐसे पहले ही पा चुका था। मिर्ज़ा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी, मन में ऐंठ कर रह गया।
इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं। बहुत कबड्डी खेल चुका हूँ, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद जरा ग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें बात भी ना आता था कि कभी कबड्डी खेली है या दिन भर शहर में पीसते थे, पर रात गए घर पहुंचते थे। जो कुछ रुखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन निराश निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज तो वह एक अवसर मिला जो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरिया लिए, मुंह में दांत नव, पेट में आत, जांग के ऊपर धोतिया या तह में चढ़ाए टाल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस रही हो। चटपटी पाली बन गई, दो नायक बन गए। गोइयों को चुनाव होने लगा। 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप वैसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्ज़ा साहब तमाशियों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। वह खेल अपने रंग से निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पोढ़े हैं, जिन्हें यह देखना हो आए और अपने आंखें तृप्त कर ले। जिसने यह तमाशा न देखा वो पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपये से लेकर 2 आने तक थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटोनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियाँ और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा, राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्ज़ा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारे लिए आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलासफ़र का जोड़ फिलासफ़र ही से ही हो सकता है। मिर्ज़ा ने मूँछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझते मैं फ़िलासफ़र नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला नहीं है, लेकिन मैं हूँ फ़िलासफ़र। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बतलाइए, आप आइडियलिस्ट है या मेटलिस्ट? मैं दोनों हूँ। यह क्यों? कर बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका वैसा बन गया। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय नहीं हुआ और न कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ? लोग आंखें फोड़ कर, किताबें चाट कर जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, वहाँ मैं यूँ ही पहुँच गया। आप बता सकती है किस फिलोसोफर की अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अड़चन के बटन खोलते हुए बोला, तो चलिए हमारी और आपकी ही हो जाए, और कोई माने या न माने, मैं आपको फिलोसोफर मानता हूँ। मिर्ज़ा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूँ? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें ज़रूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना चेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्ज़ा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकारनाथ का है, मगर वह आज नज़र ही नहीं आता। मिर्ज़ा और मेहता भी नंगी दे केवल जांघिए पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर, खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़ी कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे, जैसे सबको मार कर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले, जिसे कैसे पेतरे बदल रहे। इन हइयों में भी बहुत जान है भाई। इन लोगों ने जितना ही घी खाया है उतना हमने पानी भी मयस्सर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि बुढ़े जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से भी निकलेंगे। वह उधर वाले बुढ़े ने ऐसे दबोच लिया, बेचारा छूट निकलने के लिए कितना ज़ोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकते बच्चा। एक को 3 लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धर पकड़ उनके मरने जीने के तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कह पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो को गुल मचाते। कुछ लोग तेज में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो घोड़े से सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे की टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करते हुए सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी की तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मुआवला है। राय साहब ने मूँछों को मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे के हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह ने आपने केवल 7% लिए है, मुझसे 9% मांग रहे हो, और उस पर एहसान भी रखते हैं, क्यों ना हो? खन्ना ने कह क्या मारा, मानो यह कथन हंसने की ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे कभी वही सूद ले लूँगा। हमने उसकी जायदाद रहन रख ली है, शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं भी अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है। फालतू जायदाद अलग कर दो, जैसे जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा लें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से निकलना ज़रा मुश्किल है, आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा।
आप उसकी कीमत का क्या अंदाज़ा रखते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताया। 15 बीघे ज़मीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आज आपसे 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, नहीं जी, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश कर लूँगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, और उसे शायद 10% हो। क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दे दीजिएगा। तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने न खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है तो दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत। आदमी की अकल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो तालुकादारों की रियासत जब्त कर लूँ। मिस्टर तनख्वाह मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनख्वाह खाने से हार मानने वालों के व्यक्ति न थे। आकर कुहानियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप ज़रा उस मुआवने पर फिर से विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपसे मुकाबले में रुपए की एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाए जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव की प्राप्त किया और जनता की कुछ सेवा की। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा है वे पार्टियां है जो वह गवर्नर और सेक्रेटरी को दिया करते हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नए काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधित्व को हाथ में होगा। मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में जाए। मालती ने पीछे मुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहा है। रानी साहब, तो 2-4 लाख खर्च कर सकती है। मुझे भी साल में 5,500 रुपये उनसे मिल जाते। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप ये बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपये की थैलियाँ खोल देंगी तो एक एक वोट पर अशरफी चढ़ने लगी तो शायद आप भी उधर वोट दे देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपये से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने की सेवा और जन सेवा की है। और सच पूछिए तो उस बार भी मैंने अपने मतलब से हो गई थी। उस तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा, कुल जाति सब धन के सामने हेच है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं, इन धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ जाए तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ। उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से काउंसिल बन रहे हैं उनके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त है। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्ज़ा फन के उस्ताद थे। मेहता ने तातीले अभिनय के अभ्यास में कटती थी। रूप भरने के बाद अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे। मिर्ज़ा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों की भी और भी परियों की भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोले, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह से पीट रही है। राय साहब और खन्ना ने इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोली, जी हाँ, पीट तो रही है, मिर्ज़ा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद्दा करार है। इसमें काहे की बात, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने शरारत सूझी। बोले, आप चले तो मिर्ज़ा के मुकाबले करने, समझते थे वह भी फिलासफ़ी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चढ़ाया। अब खेल भी ख़त्म हो जाता है। मज़ा आएगा तब जब मिर्ज़ा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम? एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता जी का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इस तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी तो हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में मैं भी तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा है तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है।
कोई यह नहीं कहता कि अब खेल ख़त्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ भी अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे। लोग कितने खुश हो रहे हैं। जो जो अंत समीप आ जाता था, लोग अधीर हो जाते थे, पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया वह तोड़ दिया जाए। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुँचा। मेहता अकेले बच गए। अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वो बचकर अपनी पाली में लौट आते तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान लज्जा लिए उन्हें लौटना पड़ता है। और दूसरे पक्ष के आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे, वह सब मर जाएंगे। उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से पाली को घेर लिया। तन्मयता उनकी पराकाष्ठा पर थी। मेहता इतने शांत स्वभाव से शत्रुओं की ओर जा रहे थे। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती थी। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती थी तो कोई आगे झुक कर पड़ता था। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता था। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा था। बहुतों को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष में 10-12 आदमियों को जिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे थे। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते और मेहता की कमर पकड़ लेते। मेहता अपने छुड़ाने के लिए जोर मार रहे। मिर्जा को पारी की तरफ खींचे लिए जा रहे। लोग उन्मत्त होते। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी कौन तमाशाई। सब एक में एक गड़म गड़े। मिर्ज़ा और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। मिर्ज़ा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके, उनसे लिपट गए। मेहता ज़मीन पर चुपचाप पड़े हुए, मगर वह किसी तरह खींच खींच कर 2 हाथ और ले जाए तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर एक वह इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्ज़ा उनकी गर्दन पर बैठे हुए। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें वीर बहुटी बनी हुई है, पसीना टपक रहा है और मिर्ज़ा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्ज़ा खुर्शीद, वह फेयर नहीं है, बाजी ड्रॉन रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगा कर कहा, जब तक वो ची नहीं बोलेंगे मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेहता ने मेहता के पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दे ची बोले मैं भी उठ जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्ज़ा ने उसकी गर्दन दबा दी। मालती ने हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की, पर वह खेल नहीं है, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्ज़ा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे। हज़ारों आदमी पागलों की तरह टोपियाँ और पगड़ियाँ और छड़ियाँ उछाल रहे थे। कैसी अकाया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्ज़ा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर एक शब्द था, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी उस हारी हुई बाजी को एक बार की पलट जाने की विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और दम और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियाँ मंगाई ली थी। इन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्ज़ाई की मेज़ पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्ज़ा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। तभी तो मुझे हैरत होती थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरावत आदमी हैं। मिर्ज़ा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था, वह क्यों चीनी बोलते थे। मैं तो चीनी बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के बाद भाषण हुए और मेहमान लोग विदा लेते हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्ज़ा रह गए। उन्हें भी अब स्नान करना था। मिट्टी से सने हुए थे, कपड़े वैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया। दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्ज़ा ने पूछा, शादी कब तक होती? मेहता ने अजंपे में आकर पूछा, किसकी? आपकी? मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसा उड़ा है जैसे गोया अभी भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है कि मेरी शादी होने जा रही है। और आप क्या समझते हैं मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेगी? मैं तो गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्ज़ा जी। मिस मालती हसीन है, खुश मिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल और उनमें कितनी खूबियाँ हैं। लेकिन मैं अपने जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहती हूँ वो उनमें नहीं, और न शायद हो सकती है। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती पर आत्मा स्त्री की हो जाती है। आप कहेंगे मर्द अपने को ही क्यों मिटाता, औरत ही सिद्ध क्यों इतनी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वो अपने मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा।
वह किस खो में जा बैठेगा, सर्वात्मा से मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है, वह अहंकार में यह समझकर विज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सर्वाश्व में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को स्त्री कहता हूँ। मैं उसे ये आशा रखता हूँ कि उसे मार ही डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों में सामने किसी स्त्री से प्यार करूँ तो भी उसे ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा, उस पर अपने आप को अर्पण कर दूंगा। मिर्ज़ा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, नहीं, 1000 वरस दुनिया में वीरान हो जाएगी। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए, मिसेस खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना अभागे वीरा को पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे। सोचिए कितना त्याग है उनके साथ, कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन के शायद उनके लिए रत्ती भर भी स्नान नहीं, लेकिन आज खन्ना पर कोई आगत आ जाए तो वो अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोड़ी हो जाए तो भी उनकी वफादारी में फ़र्क ना आएगा। अभी खन्ना उनकी कदर नहीं कर रहे, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उनके चरण धो धो कर पिएंगे। ऐसी बीवी नहीं चाहता जिसमें आइंस्टाइन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं से प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दे, अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करते कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं मिलेगी। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में है। शायद कभी तकदीर जागे, मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं है, कहीं ये लिख लूँ। ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उससे पहले सब कुछ अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्ज़ा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्ज़ा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे। गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुम्हें रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तुम मांगे। मैं क्या ही मांगूँ, आप जो चाहे दे दे। हम तुम्हें 15 रुपये देंगे और खूब कस कर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए मिले तो वहाँ पर काम करने को तैयार है। 15 रुपये मिले तो क्या पूछना, वो तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ हाँ, जगह का इंतज़ाम भी कर दूँगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे में तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसका मतलब अब हम धीरे धीरे गोबर कहाँ चला गया था उस जवाब का जवाब की खोज में निकल चुके हैं। आधे सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं कि गोबर दरअसल कर क्या रहा था, वो क्यों गया था छोड़ के, क्यों छोड़ के गया था, कहाँ गया। धीरे धीरे सवालों के जवाब मिलने लगे, पर कुछ सवाल अब भी अनकहे से हैं कि गोबर आखिर कब लौटेगा। क्या सच में वो पैसे कमा कर आएगा या फिर किसी गलत संगत में पड़ जाएगा? जानने के लिए तो हमें नेक्स्ट पार्ट ही देखना होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर इस पार्ट आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स, और दिल से धन्यवाद।